डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वह है सार्वभौमिकरण और शिक्षा, यूनिवर्सलाइजेशन एंड एजुकेशन। आपको याद होगा कि हम लोग ऑलमोस्ट एंड पार्ट में हैं यूनिट 1 के, जिसमें कि आखिरी जो टॉपिक है वो है एजुकेशन का नेशनलिज्म से, यूनिवर्सलाइजेशन से और सेकुलरिज्म से क्या लिंक है। तो हम नेशनलिज्म कर चुके हैं, आज यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे और अगले वीडियो में जो है वो हम सेक्युलरिज्म और एजुकेशन का क्या लिंक है उसके बारे में पढ़ेंगे। शाब्दिक अर्थ देखते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिकरण। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूनिवर्सल। देखिए, ऐसे भी किसी में आइजेशन लगता है तो वो किसी न किसी प्रक्रिया को दिखाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यूनिवर्सल इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन। मतलब इट मस्ट एग्जिस्ट एवरीवेयर, इट मस्ट इन्वॉल्व एवरीवन। सब जगह पहुंच जाए, सब लोग जुड़ जाएं, उस पूरी प्रक्रिया को यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं। शिक्षा के संदर्भ में यूनिवर्सलाइजेशन समझें उसके पहले हम थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड कराएं कि एजुकेशन क्या है। यूनेस्को डिफाइन करती है एजुकेशन को, ऑल टाइप्स एंड लेवल्स उसमें शामिल है, जिसमें एक्सेस टू एजुकेशन भी शामिल है, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी शामिल है, जिस कंडीशंस में दिए जा रहे हैं वो भी शामिल है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सारे टाइप्स एंड लेवल्स इसमें इंक्लूडेड है। ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ आपको क्योंकि कई बार यूनिवर्सलाइजेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन से ही जोड़कर देखा जाता है और पॉपुलरली इसको यूईई अर्थात यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ही बोला जाता है। एक तरह से वो ठीक भी है क्योंकि यदि वही यूनिवर्सल नहीं होगा तो हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा और सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी या पोस्ट स्कूल जो हायर एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन का लेवल है, उसकी यूनिवर्सलाइजेशन हम सोच भी नहीं सकते। तो पूरी दुनिया में जो अभी भी एक ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। लेकिन आप टेक्निकली देखें तो एजुकेशन का मतलब यहाँ पर हर टाइप और हर लेवल के एजुकेशन से। एजुकेशन का एक ब्रॉड मतलब है जिसमें हम इंटायर प्रोसेस ऑफ सोशल लाइफ देखते हैं, जिससे कि व्यक्ति और समाज विकसित होता है और देश और पूरी दुनिया को उसका फायदा मिलता है। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के गुण, उसका जो नजरिया है, उसकी अभिरुचियां हैं, उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है और व्यक्ति के विकास के साथ ही देश और पूरी दुनिया का विकास जो है वो जुड़ा हुआ है। ये ब्रॉडर, लार्जर कॉन्सेप्ट है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इसने दो तरीके के डेफिनेशन दिया, एक नैरो सेंस, वाइडर सेंस। नैरो सेंस में इसका सिंपल मतलब है टीचिंग और इंस्ट्रक्शन से है, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज जिससे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, ये नैरो सेंस है। और वाइडर सेंस में जैसा मैंने कहा है होल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, जिससे कि समाज कि खासकर जो एडल्ट्स हैं वो समाज के यंगस्टर्स में जो रिक्वायर्ड नॉलेज, बिलीफ, कल्चर और वैल्यूज हैं वो इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप इन दोनों को मिला दें तो यूनिवर्सलाइजेशन की जो ऑफ एजुकेशन का मतलब समझ में आता है। खासकर जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि यदि हम यूनिवर्सलाइजेशन के लिए एफर्ट न करें तो कुछ कम्युनिटी जो मार्जिनलाइज्ड है, कुछ कम्युनिटीज जो डिसएडवांटेज्ड है, कुछ कम्युनिटीज जो अंडर प्रिविलेज्ड है, वो ऑलरेडी पिछड़ जाएंगी और शिक्षा को एक इम्पॉर्टेंट टूल माना गया है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं कई और इंटरनेशनल, यहाँ पर एक्चुअली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिखा जाना चाहिए था, न कि नेशनल। ये मैं आप में आपके बैच को, खासकर जिनको मैंने राइट टू एजुकेशन पढ़ाया है पेपर 2 में फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको मैंने बहुत डिटेल बताया हुआ है कि दुनिया भर में यूनिवर्सलाइजेशन के लिए क्या हुआ है, एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, और इंडिया में आज़ादी के पहले क्या हुआ, आज़ादी के बाद क्या हुआ, पिछले 30 वर्षों में क्या हुआ, 10 वर्षों में क्या हुआ। ये सारी मैंने डिटेल बताई है, तो आप इसको वहां से लेंगे। यहाँ मैं आपको ब्रीफली रिमाइंड करा रहा हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 26 इसके बारे में बात करता है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का आर्टिकल 13 और 14 इसके बारे में बात करता है। यूनेस्को का जो कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन है वो इसके बारे में बात करता है। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको सीडॉ कहते हैं, वो इसके बारे में बात करता है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो इसके बारे में बात करता है।
जो डाकार फ्रेमवर्क है या जो इंचियन फ्रेमवर्क है, जो मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कस किया है, वो सब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, नेशनल प्रोविजंस रहे हैं। आज़ादी के वक़्त, आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, तो आर्टिकल 45 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education to all children until they complete the age of 14 years. 14 साल के बच्चे जो हैं उनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन हो संविधान के लागू होने के 10 साल के अंदर। लेकिन आपको पता है कि ऐसा 10 साल के अंदर नहीं हुआ। आधी सदी से ज़्यादा वक़्त लग गया इसको लागू होने में। बीच में बहुत सारी पॉलिसीज़ आईं, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन आई और भी कई कमीशंस के रिकमेंडेशन आए। 86 का नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। नेशनल कमिटी रिपोर्ट जो बनी थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 1999 की, वो भी कह रहे उसकी भी रिकमेंडेशन थी कि यूईई को मिशन मोड में लागू किया जाना चाहिए, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान है वो बन सके। फिर सर्व शिक्षा अभियान आया, उसमें भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट रहा है यूईई। फिर आया कॉन्स्टिट्यूशन में 21वां आर्टिकल 21A जो ऐड किया गया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट मील का पत्थर था, जैसे कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट में आई है। उससे फिर आगे राइट टू एजुकेशन विधेयक का रास्ता जो है वो साफ होता है। और ये जो 2009 का एक्ट है 21A के अंतर्गत, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है और जिसने यूनिवर्सलाइजेशन के नए दरवाजे खोले हैं। जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? सार्वभौमिकरण किसका? यूनिवर्सलाइजेशन किसका? प्रोविजन का। मतलब पहले तो स्कूल घर-घर पहुँचे। 1 किलोमीटर बच्चा जहाँ रहता है उसके 1 किलोमीटर के अंदर हमें स्कूल्स पहुँचाने हैं। स्कूल पहुँचने से यूनिवर्सलाइजेशन नहीं होगा। स्कूल बच्चे की पहुँच भी स्कूल तक हो, उसके भी प्रयास हों। न केवल पहुँच हो बल्कि एक्चुअल एनरोलमेंट भी हो, नामांकन भी करा रहे हों बच्चे। न केवल नामांकन करा रहे हों, बच्चे वहाँ से टिक भी रहे हैं। और ये नहीं कि एक ही साल में बच्चे कई साल, एक ही क्लास में बच्चे कई साल लगा रहे हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, कि बच्चे गतिविधियों में शामिल हो, कम्युनिटी गतिविधियों में शामिल हो। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, ये नहीं कि कुछ ही बच्चे शामिल हो। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट, कुछ ही बच्चे पास हो तो यूनिवर्सलाइजेशन नहीं है, सारे बच्चे पास हो, कोई ड्रॉप आउट ना करे। जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, ध्यान रखिए टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इंटरनेट पे MLL का कॉन्सेप्ट, कई बार इस पे नोट्स आता है, तो आप ठीक से इसको देखें कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का एक उदाहरण दूँ मैं, तो मैं कहूँ कि कम से कम इतने बच्चे, कम से कम इतना परसेंट, कम से कम इतने वक़्त में प्राप्त करें। तो उसको वो जो डेफ़िनिशन है, उसके आधार पर अचीवमेंट जो है वो नापी जाएगी। तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब सिर्फ़ अचीवमेंट नहीं, ट्रांज़िशन भी है। यही नहीं कि बच्चे 5वीं 8वीं पास कर जाएँ, बल्कि वो अगले लेवल पे, प्राइमरी वाला बच्चा एलिमेंट्री पे जाए, मिडल लेवल पे जाए, जो मिडल में है बच्चा वो हाई स्कूल लेवल पे जाए, जो हाई स्कूल का बच्चा है वो हायर सेकेंडरी पे जाए, जो हायर सेकेंडरी में है वो हायर एजुकेशन पे जाए। तो इफेक्टिव ट्रांजिशन, ये भी ध्यान में रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको फिर से मैं इसमें चीज़ें हाइलाइट कर रहा हूँ। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब यही नहीं है कि बच्चे स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल हो, वो एक एस्पेक्ट है। स्कूल हो, बच्चों की एक्सेस हो, बच्चों की एनरोलमेंट हो, बच्चे वहाँ टिकें, बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करें, बच्चे वहाँ अच्छा करें, पास करें, एक्सेल करें और वहाँ से फिर नेक्स्ट लेवल के लिए जाएँ। तो यूनिवर्सलाइजेशन में ये देखा गया है कि कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष के जो बच्चे हैं, वो तो इनमें आगे जा रहे हैं और बाकी बच्चों तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही है। तो इस वाले प्रश्न में यदि आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन का इतिहास क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन के एरियाज़ कौन-कौन से हैं? किन-किन डोमेन की यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रहे हैं? और अल्टीमेटली बैरियर्स क्या हैं? देखिए बेसिक जो बैरियर है वो स्ट्रक्चरल बैरियर है। स्ट्रक्चरल बैरियर जो सोशल स्ट्रक्चर की बैरियर है,
उसी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसी के आधार पर कुछ कम्युनिटीज़ के बच्चे डिसएडवांटेज्ड में रह जाते हैं। और ये मैंने आपको जो पहले के टॉपिक्स मैंने इनइक्वालिटी के कराए हैं, सोशल जस्टिस के कराए हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल कराया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप उन स्लाइड्स को फिर से रेफर करें, क्योंकि एग्जाम में या तो ये आएगा या वो आएगा, तो आप उसी मटेरियल को यहाँ पर आप रीपर्पसिंग करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल बैरियर जेंडर की है, यहाँ पर आपको आंकड़े देने पड़ेंगे। लड़कियों की साक्षरता, लड़कों की साक्षरता, लड़कियों की एनरोलमेंट, लड़कों की एनरोलमेंट, लड़कियों की पास परसेंटेज, लड़कों की पास परसेंटेज, कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो कॉल्ड ओबीसी, सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट, इनके आधार पर एजुकेशन की अचीवमेंट क्या है। तो आपको अपने आप जो है वो दिख जाएगा कि अभी यूनिवर्सलाइजेशन एफर्ट्स की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, जो क्लास का यहाँ मतलब है इकोनॉमिक क्लास, जो बीपीएल फैमिली के बच्चे हैं, उनकी एनरोलमेंट लेवल, अचीवमेंट लेवल बहुत कम है। जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनकी भी कम है, जो ट्राइबल है उनकी भी कम है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उनका एनरोलमेंट रेट, अचीवमेंट रेट बहुत कम है। नेटिविटी, गांव और शहर, तो शहर के लोगों की अचीवमेंट रेट बेहतर है और गांव के लोगों की तुलना में। और कुछ जो स्ट्रक्चरल बैरियर हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर है, प्रिजनर्स हैं, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे हैं, चाइल्ड सोल्जर इंडिया में तो नहीं लेकिन बाहर के मुल्कों में, अफगानिस्तान जैसे देशों में है, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है बच्चे, जहाँ पर मिलिटेंट्स बहुत सक्रिय हैं, वहाँ जो बच्चे हैं, जहाँ रिफ्यूजीज, तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इनके अलावा जो हैं वो शिक्षा में नहीं आ पा रहे हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन के जो एफर्ट है उन बच्चों तक भी पहुंचने की जरूरत है। तो आरटीई में यूनिवर्सलाइजेशन के बहुत सारे एलिमेंट है। तो आपको यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने आरटीई के जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं उसको जरूर उदाहरण के रूप में आपने दिखाना है, और ये दिखाना है कि लिंग, जाति, धर्म, आर्थिक अवस्था, और जो शहरी ग्रामीण अवस्था है, जो ट्राइबल नॉन ट्राइबल स्टेटस है, इसके आधार पर यूनिवर्सलाइजेशन की आवश्यकता बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक जो अब जैसा मैंने शुरू में हाईलाइट किया था कि यूईई का फोकस एलिमेंट्री पे है, बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन यदि हम वो टारगेट पूरा कर लेते हैं तो फिर हमारा पर्पस होगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और फिर टर्शियरी एजुकेशन, या जिसको हायर एजुकेशन कहते हैं। तो हम यूनिवर्सलाइजेशन का जो गोल है लेवल बाय लेवल हमको अचीव करने की जरूरत है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में वो चैलेंजिंग ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस देश में लीगल इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत है, लेकिन जो मेन बाधा है वो डीपली सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक जो बाधाएं हैं उसकी वजह से यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पा रही है। फॉर्चुनेटली स्थितियां जो है वो बदल रही हैं। अब एक ऑनलाइन एजुकेशन आया है, आपको पता है कि ये भी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजनरी है। बहुत बड़ा तबका हमारे समाज का ऐसा है जिसके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो इस ऑनलाइन के ज़माने में वो और पिछड़ रहे हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन में जो ऑनलाइन एजुकेशन से एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में है, उस पे भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली यदि शिक्षा नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। शिक्षा नहीं है तो कोई मुक्ति नहीं है किसी भी पीड़ित समाज का। शिक्षा नहीं है तो विकास नहीं है। तो शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? उसमें उसमें क्या हो चुका है? किस तरीके की बाधाएँ आई हैं? उसकी करंट स्टेटस क्या है? क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या-क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आप इसके पॉइंट्स बना के ले जाएँ, और क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स इस्तेमाल हुआ होगा, उसके हिसाब से आप इसके आंसर को फॉर्मुलेट करें। अगला जो वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म एंड एजुकेशन, और उसके साथ ही यूनिट 1 जो कि सबसे ज़्यादा लेंथी यूनिट है, वो खत्म होगा।